अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 9 मई को GHQ के सामने एहतजाज के हवाले से इमरान खान का जो बयान 2 दिन से सियासी बहस का मौजू बना हुआ है, आज उस पर खुद इमरान खान की वजाहत आ गई है, मगर उन्होंने भी अपने बयान की तरदीद नहीं की है। इमरान खान ने 22 जुलाई को अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से पहले GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इमरान खान के इस बयान को सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, मगर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने उसकी तरदीद करते हुए कहा था कि मौके पर मौजूद इमरान खान के वकील इंतजार पंजोता के मुताबिक इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की है और ना ही पार्टी की सतह पर ऐसा कोई फैसला हुआ था कि GHQ जाकर एहतजाज किया जाएगा। मगर तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कल इमरान खान से मुलाकात के बाद कह दिया कि पार्टी का इज्तिमाई फैसला ये था कि जो इदारा इमरान खान को गिरफ्तार करेगा उसके सामने जाकर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल के दौरान इमरान खान के 9 मई से मुतालिक एतराफ़ी बयान पर हुकूमत बयानिया बनाती रही और आज खुद इमरान खान का इस हवाले से एक बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दिहाई पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हतक आमेज़ अंदाज में अगवा किया गया, वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई अंतर शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी आईनी और कानूनी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई, वही 9 मई के हकीकी जिम्मेदारान हैं। 70 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस अमर से यकसर नाबलद हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं। आज लोग अगर आपको बुरा भला कह रहे हैं तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना कोई गद्दारी नहीं है। ये जो मज़े का खेज़ केसेस बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीक़े से काम कर रहे थे और जब आप उनको पुरअमन तरीक़े से कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आपने उनके खिलाफ फस्तायत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मैंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी हैं कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें, पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए और मुल्क में राय ज़ालिमाना और फस्ताई निज़ाम के ख़िलाफ़ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करें। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी मरहले पर किसी को भी तशद्दुद पर नहीं उकसाया और ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल दी थी। मगर पूरे बयान में इमरान खान ने यह नहीं कहा कि GHQ जाने का फैसला नहीं हुआ था, जबकि कल इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने GHQ के बाहर एहतजाज की हिकमत अमली की तस्दीक कर दी थी। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को, तो हमला आवरों में रेंजर्स और ISI के लोग शामिल थे। उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। इसी बात पर हुकूमत और उसके इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं और ये बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। साथ ही हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की भी तैयारी कर रही है और इस हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने पर गौर किया जा रहा है। मगर पहले उजलत में हुकूमत ने ऐलान कर दिया, मगर अब ये बात कर रही है और बार बार ये बयान दे रही है कि बात आगे बढ़ाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए कहा था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला कर लिया गया है, जबकि आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रेफरेंस अब तक दायर नहीं हुआ है, मगर मवाद ऐसा है कि उस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वो जो आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, वो क्या बना? वो पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन क्या होता है कि आप एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं और उसके बाद फिर उसकी मुशावरत और बाकी सिलसिला पूरा करते हैं। हतमी फैसला कब होगा?
हातमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। जबकि आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, मगर उसमें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। हमें इसके खिलाफ दीवार बनानी होगी। बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा, हमें इसके खिलाफ दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म ने आज ये बात की है जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रऊफ हसन से मुताल्लिक कहा कि वो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह पर पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं। इब्तिदाई इत्तलात ये हैं कि उनके कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर से राब्ते हैं। रऊफ हसन साहब 7.5 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर डिजिटल मीडिया विंग के एम्प्लॉई है, वहाँ पे नहीं है डिजिटल में, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। माफ कीजिएगा, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और मैं पे स्लिप दे दूंगा, ये मैं आपको दिखा दूंगा। इब्तिदाई जो मालूमात है उसमें ये है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते थे, यहाँ से कुछ डायरेक्शन यहाँ से जा रही थी, कुछ बाहर से आ रही थी। मगर रऊफ हसन पहले ही बता चुके हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है, उनके मातहत नहीं है और उसके हेड अमेरिका में बैठते हैं। उर्दू में अगर कहें तो खान साहब को पता नहीं था इस वीडियो का? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है? आप मैं सब जानते हैं कि इमरान खान पीटीआई उनका अपना ट्विटर अकाउंट है। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। देखिए वो जेल कौन ऑपरेट कर रहा है? कोई तो ये मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन इस वक्त इंक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करता। सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आता ही नहीं है, सो आई डोंट हैंडल इट। सो दैट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट, जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। क्या लगता है कि डिलीट हो जाएगी? देखिए अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है और आप कह रहे हैं तो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, तो मैं उसको देखेंगे। अगर है ऑब्जेक्शनेबल तो आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के सामने आज भी अलामती भूख हड़ताल की और लाहौर में पंजाब असम्बली के गेट पर भी पीटीआई ने अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो दूसरा दिन था आज, आप लोग 3 बजे से 7 बजे तक अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज तो पंजाब में भी की गई, मगर हुकूमत पर कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। आपने अपने मुतालबात दोहराए, जिसमें जो सबसे पहला मुतालबा है वो इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर कारकुनों की रिहाई के हवाले से, मगर हुकूमत एक स्टेप आगे ही बढ़ रही है। वो तो अब जो पाबंदी है उसकी मज़ीद इंटेंसिटी से बात करने लगी है। नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है हुकूमत क्या चाहती है। हमारा काम है कि हम जो हमारे कानूनी हक है कि हम एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें, अपना नुक्ता नज़र लोगों तक पहुँचाए और अपना नैरेटिव बयान करें, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी हुकूमत जो कर रही है बिस्मिल्लाह करे, इसका कोई परेशानी और कोई खौफ नहीं है, क्योंकि ये जो हमने शुरू किया है ये सबसे पीसफुल और सबसे पावरफुल सोर्स है एहतजाज का, भूख हड़ताल। और ये हम इसमें मज़ीद जो है ना वो शिद्दत लाएंगे और आगे जो है ना जुमे को हमारा एहतजाज है पूरे मुल्क में, तो इसके बाद हम भूख हड़ताल कैंप भी लगाएंगे, एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे, जलसे भी होंगे, जितने पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकते हैं जो हमारा कानूनी और आईनी हक है उसके अंदर रहते हुए हम अपना नैरेटिव बयान करेंगे। हम कोई मिलिटेंट तो नहीं है कि हम कोई ज़बरदस्ती करेंगे, लेकिन जो पीसफुल मीन्स हो सकते हैं एहतजाज के वो हम करेंगे इंशाल्लाह। साहब आपने क्योंकि जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है, अभी तक ये ज़रूर हुआ है 9 मई के बाद से कि आप लोगों ने जितने भी प्रोटेस्ट की कॉल दी है उसमें लोग उस तरीके से बाहर निकले नहीं हैं। वोट देने के लिए ज़रूर निकले आपको 8 फरवरी के लिए, मगर एक तो रियासती क्रैकडाउन का आप लोगों को सामना है, आपके रहनुमाओं को सामना करना पड़ा, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस जुम्मे को बहुत ज़्यादा लोग निकल आएंगे? देखिए ये हमने शुरुआत की है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये पहला होगा। और हम इसको मैंने कहा कि जिस तरह इस वक्त हुकूमत की इस पॉलिसी से लोग तंग हैं,
जो महंगाइयों से लोग तंग है, जो इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने बिजली के बिल में एक गैर मामूली इजाफा किया है जो कि आम शहरी की बस की बात नहीं है, और जिस तरह इन्होंने टैक्स लगाए हैं, कारोबारी तबका परेशान है, उसकी वजह से जो है ना लोगों में वैसे एक सेंटिमेंट है। तो पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों के लिए बात करे ताकि उसकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो। लोगों की जमहूरी इदारे जो है ना, और जमहूरियत इस बात का हसन होती है कि यहाँ आप अपनी नुक्ता नज़र जो है ना अवाम में पेश करें, अवाम अपनी जो खुफ्त है या अपनी जो उसकी गिले शिकवे होते हैं या उसकी जो कंसर्न्स होते हैं वो इस जलसों में जुलूसों में जो है ना वो एड्रेस होते हैं, और इस तरह जमहूरी माशरे आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है तो मुझे तो डर लग रहा है कि ये खुदा न खास्ता अनारकी की तरफ ना जाए, लेकिन हम पीसफुल मीन्स इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि एहतजाज जो है ना कानून की दायरा कार में अंदर हो, और अगर हुकूमत खुद ऐसे कोई मतलब कोई साजिश करती है, कोई उसमें रुकावट डालती है, तो फिर उस हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। वैसे ये जो आपने एनआरके वाली बात की उसमें बड़ा अहम बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात वज़ीर दिफा की तरफ से भी की गई थी, मगर उस पर आने से पहले अब आपका एहतजाज 3 बजे से 7 बजे तक है। बेहतर ना होता आप उसको सिट इन का नाम दे देते, धरने का नाम दे देते, क्योंकि आप जब आप 3 बजे से 7 बजे भूख हड़ताल का नाम देते हैं तो 3 से 7 का टाइम तो दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने से पहले का है। तो क्या ये आपने अपनी पार्टी के अंदर जो प्रेशर बन रहा था कि जी कुछ नहीं कर रही क़यादत, उनको सेटिस्फाई करने के लिए किया है? क्योंकि हुकूमत में तो कोई प्रेशर नहीं पड़ा, वो तो उल्टा मजाक बना रही है। नहीं, ये टोकन है। देखिए भाईजान, मुझे बताए ना, हमें इस पर बड़ी कामयाबी मिल रही है, हमारी नुक्ता नज़र लोगों को पहुंच रहा है। ये हमने तो ये नहीं कहा कि जब हम जो भूख हड़ताल का मेन जो करेंगे वो इमरान खान ही करेंगे। जब वो खुद ऐलान करेंगे कि मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, और वो जिस तरह उसकी अंदर जो है ना शिद्दत लाएंगे, हम भी उसके मुताबिक करेंगे। ये तो सिर्फ वो टोकन है, लोगों को इशू हाईलाइट करना है, ये एक इशू हाईलाइट करने का एक सोर्स है, और लोगों को ये दिखाना है कि हम कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो है ना एक जदोजहद की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनिशियल बेसिक वो टेस्ट वो होती है ना, टेस्ट फायर होते हैं, तो वो हमारे टेस्ट फायर हैं। हम बस स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहे हैं, देखते हैं हुकूमत के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम की जो इस वक्त परेशानी है या अवाम की इस वक्त जो बहुत अंदर उसकी एक तकलीफ है। और आप देख रहे हैं कि कल जो है ना एक भाई ने दूसरे भाई को भी जो है बिजली की बिल की वजह से मारा है। तो ये सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है, हमने लोगों की करना है, और ये एक इनिशियल स्टेज पे आगे जो है ना इसकी ऊपर शिद्दत आई। अच्छा, हमारे साथ कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। जो इमरान खान साहब का बयान था, शुरू में आपने डिनाई किया कि इंतज़ार पंजुता साहब ने आपको बताया कि वो बयान इमरान खान साहब ने नहीं दिया कि GHQ के बाहर एहतजाज का, मगर पुरअमन एहतजाज का फैसला हुआ था। बाद में जितने भी रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी तस्दीक की, और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी तस्दीक की, मगर उन्होंने भी कहा कि पुरअमन एहतजाज की उनकी तरफ से बात की गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि ये इमरान खान साहब की जो तरलों की और माफ़ी का पहला स्टेज है, उन्होंने बयान इसलिए दिया है कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए इस्टेब्लिशमेंट से। बेसिकली ख्वाजा साहब जो है ना अभी उम्र के स्टेज में पहुँचे हैं कि जहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, ज़हनी तौर पर इंसान की जो है वो कपत वो कैपेसिटी नहीं रहती। कल मैंने उसका सुना है और मुझे उसके ऊपर अफसोस है कि अभी मेरे ख्याल में वो 80 के करीब है आगे पीछे। तो जो उसने बातें की है उस बातों में कोई सदाकत नहीं है उसकी, सिर्फ उस बातों से उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी कि कितने फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब एक जाली मैंडेट से किया है इसने, जो उस्मान डार की वालिदा के साथ, रेहाना डार के साथ किया है, जो उनकी घर की औरतों के साथ जो जुल्म किया है, जिस तरह ये ज़बरदस्ती और जुल्म और स्टेट की ताकत से जो है ना ये इलेक्शन जीता है और इधर बैठा है, इसके अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत ही कोई शर्म और हया होती तो कम अज़ कम ये उसको विड्रा करते कि यार मैं इस तरह मैंने नहीं बनना चाहता। और इस तरह ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी है, आप खान साहब आपको खूब मालूम है कि जो हुकूमत बनी है उनके पास मैंडेट ही नहीं है। कराची में जितनी सीटें हैं, मुझे बताएं कौन सा सीट जो है ना ऐसा है कि वो जीत चुके हैं। सारे एक जाली मैंडेट से इधर बैठे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में या पूरी GT रोड पे जो पिंडी की कमिश्नर ने जो बात की वो बिल्कुल सही है। यानी एक जाली मैंडेट पे बैठे हो, जुल्म और जबर से तुम इक़्तिदार हासिल किया है, तुम्हारे पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है और तुम फिर इस तरह से बातें करते हो तो तुम्हारे जहन पे शक नहीं होगा और क्या होगा।
मतलब मगर इस वक्त ज़रा हुकूमत का जो इत्मीनान है वो अपनी मेजॉरिटी से ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, इत्तेहादी ज़रूर है, उनका इत्मीनान तो अपनी मेजॉरिटी से ज़्यादा आपके और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तिलाफ से है। आपको क्या वो इख्तिलाफ कहीं भी कम होता नज़र आता है? क्योंकि आज जो, कल तो ख्वाजा साहब ने बयान दे दिया, मगर आज जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है वो और ज़्यादा सख्त है। फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से और आपकी पार्टी के भी और उनके अपने अकाउंट से डायरेक्ट आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें की जा रही है उसका जिक्र आज शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने किया कि इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो हुकूमत का इत्मीनान अपनी अक्सरियत से ज़्यादा आपके इख्तिलाफ पर है। ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक करें। हुकूमत जो है ना, हुकूमत तो है नहीं, हुकूमत तो उसके पास तो मतलब कोई जवाब नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है ना फ़ौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले बढ़ाएं, कैसे जो है ना गलत गलत तशरीहात करवाएं, कैसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, और हम जो है ना इससे मौका देखें। एक बात हम कैटेगरी कहते हैं, और ख़ान साहब ने भी कहा था कि ये मुल्क भी मेरा और ये फ़ौज भी मेरी है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि तमाम इदारे जो है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर में काम करें। इदारों का काम जो है ना, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे आगे बढ़ते हैं तो वो गैर कानूनी बन जाता है। हम बिल्कुल इसकी गैर कानूनी बात को जो है किसी तौर पर हम मुनासिब नहीं समझते। और जो अदलिया अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, फ़ौज अपना काम करे, जिस इदारे का जो काम है, ये मुल्क तब चलेगा। ये भी जो सूरत हाल आई है, ये जो इनकी नालायकी है और जिस तरह उन्होंने इस मुल्क को आगे ले जा रहे हैं, यानी पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इस वक्त एहतजाज पे हैं और शदीद गम गुस्से में हैं कि जिस तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, हमारे हुकूक नहीं दी जा रहे हैं, हमें दूसरी दर्जे की शहरी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। तो सूरत हाल में, और इस तरह बलूचिस्तान में भी सूरत हाल है। कराची में आप देख रहे हैं, कराची में भी डाकुओं का राज है। जिस तरह डाकू जो है ना दिन दाड़े जो है ना लूट कसूट जारी रखे हुए हैं। यहाँ पंजाब में देखे जो कच्चे के डाकू जो है ना इसकी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। मतलब पूरे मुल्क में एक अनारकी की तरफ जा रही है, और ज़रूरत इस बात की है कि सेंस प्रिवेल करे, जो इदारे हैं वो अपने कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले करे और मुल्क आगे बढ़े। जब तक मुल्क पे आइन की बलदस्ती नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आज़ाद अदलिया नहीं होगी, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मगर अब मसला ये है कि खुद हुकूमत की तरफ से अब ये बातें आ रही हैं कि खुदा न ख्वास्ता कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ मुख जा सकता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा उसमें अगर हुकूमत लूज़र होगी तो आप भी लूज़र होंगे। तो इसके लिए कोई दरमियान का रास्ता, कोई मुज़ाकरात का रास्ता, साथ बैठने का रास्ता नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको खुद को भी आईनी इंतशार नज़र आ रहा है, आपको तो खुद लग रहा है कि नारकी ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, लेकिन जो हुकूमत रवैया रख रही है, देखिए इस तरह के हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मामलात को ठंडा करे, थोड़ा माहौल को जो है ना कोशिश करे कि मामलात जो है नॉर्मलाइज हो। वो ख़ुद कहते हैं, कभी आ जाते हैं क्या टिकट सिक कराते हैं, कभी कहते हैं कि पार्टी बैन करते हैं। और जिस तरह लब लहजा कल जो है ना ख्वाजा आसिफ के जो लहजा आप देख रहे थे, तो उसकी तो मतलब उसके अंदर जो बुग़्ज़ और हसद और जो उसकी तकलीफ थी वो तो जीत रही थी। वो तो बोल रहा था कि उसके अंदर जो खुफत थी वो बिल्कुल बोल रही थी। तो इस किस्म की ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम बिल्कुल, हम जब भी पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देंगे, हम अपनी कौम के लिए कुर्बानी देंगे। और मैं आपको जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ, हमें किसी के साथ बुग़्ज़ और हसद नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जिस मुल्क को जिस तरह चलाया जा रहा है, ये मुल्क की खिलाफ साजिश है इस मुल्क, क्योंकि इनकी अपनी इंटरेस्ट है। और अभी तो सूरत हाल ये है कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन है कि छोटे भाई और बड़े भाई के दरमियान भी शदीद इख्तिलाफात है, और उधर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं आपस में। तो सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है। हमें तो अब तो समझते हैं कि अभी जो सूरत हाल बहुत आगे बढ़ी, नए इलेक्शन की ज़रूरत है कि फ्रेश इलेक्शन। अच्छा, मगर जो नए इलेक्शन का आपका मुतालबा है, अब मौलाना फजल रहमान उसमें बड़े अहम है। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले बयान दिया कि आप लोग मान गए हैं कि असेंबली से इस्तीफ़े के लिए, आपने गालिबन उस बयान की वजाहत भी की। मगर मौलाना फजल रहमान साहब और आप कितने एक पेज पर हैं, या तो असेंबलियाँ छोड़ने के लिए या फिर सड़कों पर आने के लिए? क्योंकि अगर आप नहीं निकाल पा रहे लोगों को, तो मौलाना की फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो PDM है, उन्होंने आपके खिलाफ मौलाना ही के वर्कर्स को इस्तेमाल किया था सड़कों पर ला के। नहीं, इंशाल्लाह हमारी मीटिंग जो है ना नेक्स्ट वीक हो जाएगी। जो हमारी कमेटीज़ हैं आपस में मिल जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त हम सब की ज़रूरत इस बात की है कि ये जो हो रहा है, यानी जिस तरह अदालतों पर ऊपर हमले हो रहे हैं,
जो मरियम नवाज ने बाकायदा थ्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट को, और जिस तरह वो उसका रवैया है और जिस तरह उसने धमकियाँ दी है और जिस तरह उसका लब लहजा है, और वो समझती है कि शायद ये जुडिशरी भी उसकी मातहत है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये रवैये जो है ना बहुत नामुनासिब है। जो भी इस किस्म के रवैये करते हैं ये मुल्क और कौम के मफाद भी नहीं है। हम समझते हैं कि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर आप पाकिस्तान को के लिए सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को अपने मुल्क के ऊपर वो रखेंगे, सुपीरियर रखेंगे, आप अहमियत देंगे अपने ज़ाती मफाद को कि आपको इक़्तिदार मिले, आपकी जो नमज़े हों, आपको प्रोटोकॉल हों, आपके कारोबार पर पूरे, और मुल्क में गुर्बत बढ़े, मुल्क में जो है ना 2 वक्त की रोटी लोगों को न मिले, बिजली की क्राइसिस हो, तो ये सूरत हाल फिर खून इनकलाब की तरह जाता है। मैं तमाम पॉलिटिशियन से ये आपके तवज्जुह से इल्तिजा करता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर सोचें, अपनी ज़ात से निकलें, इस मुल्क के लिए सोचें कि हमारे बच्चे इस मुल्क में रहेंगे, वो कैसे रहेंगे। और उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर बैठे और सबका इत्तेफाक इस बात पे हो कि ऐसा इलेक्शन हो कि इसके बाद इस इलेक्शन किसी को इतराज़। देखिए इलेक्शन का रास्ता पार्लियामेंट के ज़रिए पहले हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान ने डिमांड की और नून लीग ने भी कि जी हमें पार्लियामेंट से इस्तीफे दे देने चाहिए जब आप लोग हुकूमत में थे। पीपल्स पार्टी ने उन्हें मनाया कि नहीं नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं और फिर वो कामयाब हुए। तो आप क्योंकि अब अगर आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया, इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर करना चाहिए, तो उसके बाद आप पार्लियामेंट के जरिए रास्ता ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने फिर वाज़े मौक़िफ़ दो टोक दे दिया कि जी हम तो बात ही नहीं करेंगे किसी और जमात से, पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो होगी नहीं बात। नहीं देखो अभी तो हमारी जो खुसूसी सीटें हैं इनमें भी लेतुलाल कर रहे हैं, उसके लिए मुख्तलिफ बहाने ढूंढ रहे हैं, कोशिश करें कि हमें ना मिले। और हमें अदियत सी उम्मीद है कि जो हमारे 45 की विनिंग कैंडिडेट हैं, अगर इनके फैसले जल्द अज जल्द होते हैं और मेरिट के मुताबिक होती है तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अगर हम जब पोजीशन में आ जाएंगे तो उस पर भी सोचा जा सकता है कि हम अदम एतमाद करें। लेकिन इस वक्त तो हमारे पास नंबर नहीं है। ऐसे साहब उस सूरत में तो आप लोगों अगर आपको आपके दावे के मुताबिक सीटें मिल जाती हैं तो आप सादा अक्सरियत में आ जाएंगे, फिर तो आप आसानी से गिरा सकेंगे खुद ही, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्या पीपल्स पार्टी को किसी को अप्रोच बिल्कुल करना ही नहीं चाहते? क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने हमारे प्रोग्राम में इंदिया दिया कि बात करेंगे पीपल्स पार्टी से नो कॉन्फिडेंस के लिए, मगर उसके बाद इमरान खान साहब का बयान आ गया। क्योंकि आप अभी इस मौजूदा तादाद के साथ भी अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, अभी तो हालात वाक़यात नहीं नजर आते, मगर लॉन्ग टर्म की में अगर बात तो भी हुकूमत को गिरा सकते हैं आप। नहीं इसमें आपको हमारी पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी तो इस वक्त वही है हमारी कि 2 पार्टियां हैं, बाकी हालात के मुताबिक देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारी मैंडेट है और अगर हमारी अदालतों ने जो है ना, मुझे उम्मीद है कि मेरिट के मुताबिक फैसले होते हैं तो अगर हमारे नंबर बनते हैं तो डेफिनेटली फिर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे और फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं है कि हम हुकूमत लेके फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास नंबर है, और हम कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें लोगों से, और वो फ्रेश मैंडेट जो है ना एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए हो, और जिसके ऊपर सबका एतमाद हो। जब इलेक्शन होता है तो एक इस्तेहकाम आता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो इलेक्शन हुआ इसने मज़ीद अदम इस्तेहकाम किया, और जिसके सबसे बड़े रिस्पांसिबल जो है ना ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है। मतलब अगर ये सब उसी सूरत में होगा जब आपके ताल्लुकात अगर इस्टेब्लिशमेंट से ठीक हो जाएं, जो भी आप रास्ता चाहते हैं, चाहे वो फॉर्म 45 के तहत फैसले हों, आपको पता ही है इस मुल्क में किस तरीके से मामला होते हैं, नए इलेक्शन का मामला हो, अगर वो आप फ्री और फेयर चाहते हैं, वो मामला तो नहीं बेहतर होते नज़र आते। रऊफ़ हसन साहब गिरफ्तार हुए हैं, वो हालांकि पहले ही कह चुके थे कि भाई मैं नहीं सोशल मीडिया चलाता, ये तो अमेरिका से चलता है, मगर अगर अमेरिका से चलता है तो वो इमरान खान साहब और PTI के जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स हो रहे हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, वो उसके बाद आपको लगता है आपके मामला बेहतर हो सकते हैं, या आप खुद समझते हैं कि ये ट्वीट्स का सिलसिला रुके और बातचीत का कोई दरवाज़ा खुले? देखिए मैं समझता हूँ कि हम जो भी करना चाहते हैं हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए करना चाहते हैं, नहीं कोई इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करना चाहते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ की गुंजाइश है उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। मतलब मगर कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान साहब तो बहरहाल बार बार कह चुके कि वो बात करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है इसकी गुंजाइश।
मगर जो एस्टैब्लिशमेंट करती है मुल्क में उसकी भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस इदारे का जो रोल है उसके इदारे का उस इदारे तक महदूद होना चाहिए। तो यानी आप बात नहीं करना चाहते उनसे कि बात ना करें, बस वो खुद ही पीछे हट जाएं? नहीं, आप समझते हैं कि जो जिसका रोल है ना, बस कानून के मुताबिक जो जिसका रोल है उसी रोल तक अपने आप को महदूद करे ताकि मुल्क आगे बढ़े। और आपको लगता है आपके सिर्फ मुतालबे से ऐसा हो जाएगा? देखो, मुझे अच्छी उम्मीद है। और किस बुनियाद पर उम्मीद है? देखो, कुछ चीज़ें आप देख नहीं सकते लेकिन आपको एहसास होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो उसकी वजह से मैं महसूस करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त जो है ना तारीख इंसाफ का है, और हमने इस दौरान एक्सपीरियंस किया है उसको हम इंशाअल्लाह बेहतर डिलीवर करेंगे अपने आवाम को, गवर्नेंस की शक्ल में, रिफॉर्म्स की शक्ल में और डेवलपमेंट की शक्ल में। मतलब मगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन मुस्तकबिल करीब में है कि तहरीक इंसाफ का वक्त आएगा? क्योंकि परसों ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने। मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। मैं जो समझता हूँ क्योंकि हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी कि हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। यानी आपको ट्रिब्यूनल से उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल से फैसले आ जाएंगे और आपकी हुकूमत आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारी उम्मीद है, क्योंकि मेरिट के मुताबिक है और हमारे पास डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, कोई डॉक्यूमेंट में इब्हाम भी नहीं है। इन्होंने जो जाली डॉक्यूमेंट बनाए हैं ना, तो जाली और असली का तो नहीं वो मुकाबला हो सकता। उसने इतनी गलतियाँ की हैं कि वो खुद ब खुद पता चल जाता है कि इन्होंने जो जाली तौर पर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सड़कों पर या एहतजाज के ज़रिए नहीं, आपको एक आईनी कानूनी तरीके से ट्रिब्यूनल से, अदालतों से ही उम्मीद है, और इसके नतीजे में आपको लग रहा है दिसंबर में आपको अक्सरियत मिल जाएगी आपकी? हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रोड का भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट का भी कर रहे हैं, अदालतों का भी कर रहे हैं, जो हमारे पास है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम हर मामला करेंगे कानून और आइन के अंदर और पुरअमन करेंगे। किसी तौर पर हम जो है ना, जो हमारे जुम्मे को एहतजाज होगा, इस पर कोई गबला टूटेगा न, किसी को वायलेंस होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके मुताबिक होगा। बहुत शुक्रिया, असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली गुफ्तगू आपने इस हवाले से सुनी। नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है और नून लीग में ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पहले ही नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी उस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं, बट अभी असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब में आपस में इख्तलाफात हो गए हैं। क्या यही वजह है मियाँ नवाज शरीफ की खामोशी की, या फिर किसी फैसला साजी में नजर आने की? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। ये बात जो आपने कही है असद कैसर साहब के हवाले से, ये बात तो मेरा ख्याल है कि पिछले 25-30 साल से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। बहुत से लोगों का ख्वाब होगा, ख्याल होगा, कुछ नून से शीन या शीन से मीम और इस तरह के हरूफ तरजीह निकालने वाले मंज़र से मादूम हो चुके हैं, पस मंज़र में चले गए हैं। नवाज़ शरीफ यही हैं, शहबाज शरीफ यही हैं, और ऐसी कोई बात सिरे से नहीं है। देखें, ये मामला होता है इक़्तिदार की जंग से, इख्तलाफात पैदा होते हैं इक़्तिदार की जंग से। मियाँ साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा अपनी रज़ा और रग़बत के साथ, अपने प्रोग्राम के साथ दे दी शहबाज साहब को, और शहबाज साहब रिलेक्टेड थे इस चीज़ से, थोड़े से मुतज़ब्ज़ब थे और इसरार करते रहे जो पहली मीटिंग इलेक्शन के बाद हुई। तो ये एक बिल्कुल भाइयों का भी फ़ैसला था और पार्टी का भी फ़ैसला था जो पहली मीटिंग हुई। तो इक़्तिदार की कशमकश तो वहाँ ख़त्म हो गई। तो फिर इक़्तिदार की कशमकश अगर ख़त्म हो गई तो फिर सियासत में कौन सी जंग बाकी रह जाती है? कोई जंग नहीं है। मगर जो उनकी अपनी लेगेसी का सवाल है नवाज शरीफ साहब, क्योंकि खामोश हैं, अब फैसले अगर इस नोयत के हो रहे हों कि एक सियासी जमात पर पाबंदी लगानी है, उसमें नवाज शरीफ साहब खामोश हों, तो सब उनकी मंशा से हो रहा है या उन्हें भी बस बताया जा रहा है, चल उनकी भी नहीं रही है? देखिए खानज़ादा साहब, या तो ये है कि इस फैसले से पहले मियाँ साहब बहुत बोल रहे हों, जलसे कर रहे हों, प्रेस टॉक्स कर रहे हों, आपको इंटरव्यूज़ दे रहे हों, बयानात जारी कर रहे हों, और यकायक इस फैसले के बाद खामोश हो जाएं, फिर तो ठीक है। सवालात पैदा होते हैं, उलझनें पैदा होती हैं कि मियाँ साहब चुप क्यों हो गए। वो तो कोई बहुत ज़्यादा जो अपेरेंटली एक एक्टिव रोल है सियासत के अंदर वो नहीं प्ले कर रहे थे। जहाँ तक उनकी मुशावरत का या अपने लोगों से राब्ते का या अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ ये फ़ैसला जो है
ये मेरा ख्याल है जिस दिन होता है उस दिन भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, इस फैसले के हवाले से नहीं हुई थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन ये कहना कि जी इसमें कोई इख्तलाफ की बात है, मियाँ साहब के बारे में आपने ठीक कहा, और मैं भी मियाँ साहब के, और मेरा ख्याल है कि हमारी जमात की लीडरशिप का नज़रिया भी यही है कि जमातों पे जो पाबंदियाँ होती हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, वो देर पा भी नहीं होती हैं, वो कोई फ्रूटफुल भी नहीं होती हैं, और वो जो पाबंदियाँ लगाते हैं उनके लिए भी कोई समरावर नहीं होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है। फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो पाबंदी लगने के हवाले से अवामिल हैं, बहुत से मेरा ख्याल है कि शवाहिद हैं जो पेश नज़र होंगे जब तारड़ साहब ने प्रेस टॉक की है या ऐलान किया है, और जो मुशावरत का एक अमल है हुकूमत में वो हुआ होगा। लेकिन ये कह देना जी कि क्या वो पाबंदी लग गई है या कोई हमने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे बैकआउट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम उसके शवाहिद का भी जायज़ा ले रही है हुकूमत, अपने एलाइज जो हैं उनसे भी मुशावरत कर रही है। मैं खानज़ादा साहब ये समझता हूँ कि हमारे आइन का जो आर्टिकल 17 है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, जहाँ वो आपको इजाज़त देता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई तंजीम कायम कर सकते हैं। तो उससे अगला ही आर्टिकल है जो उसकी शराइत भी वाज़े करता है और ये भी बताता है कि अगर इन शराइत की पासदारी आप नहीं करेंगे तो आपको पॉलिटिकल पार्टी कहलाने का हक नहीं है। चार बड़ी वाज़े चीज़ें हैं। अगर आप वो बार बार उन शराइत पर बात हुई, मगर जो इशू है वो ये है कि अगर आज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा भी दी जाए, देखिए उनसे उनका सिंबल ले लिया गया था, उसके बावजूद ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने इलेक्शंस में, नए नए उम्मीदवार खड़े किए उन्होंने, हालांकि उनके जो लीडिंग रहनुमा थे वो गायब थे, ना कैंपेन की उन्होंने। अब अगर आप नाम ले लें तो नए नाम से आ जाएंगे, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा सिवाय इसके कि नवाज शरीफ जिनके आप बहुत करीब हैं उनकी ही लेगेसी गिनी जाएगी है या शहबाज शरीफ साहब की लेगेसी गिनी जाएगी है कि उनकी होते हुए, उनकी जमात की हुकूमत होते हुए ये सब हुआ। देखें, ये तो मैं पहले आपको जवाब दे चुका हूँ कि ये कभी भी कोई पसंदीदा अमल नहीं रहा और इसके अच्छे नताइज भी नहीं निकले, और ना ही कोई अच्छे समरात सियासत को मिलते हैं, इस्तेकाम को मिलते हैं या किसी पार्टी को मिलते। लेकिन इस बेसिक सवाल को ज़रूर तय करना पड़ेगा कि क्या जिस पार्टी के नामाए अमाल के अंदर 9 मई हो और वो 200-250 तनसीबात पे हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस हो और शोदा के मज़ारों को भी तौहीन की हो, हमारी तारीख़ में नहीं मिलते ना ऐसे नज़ायर। किसी पॉलिटिकल, इवन जिन जमातों पे आपने पाबंदी लगाई, जमात इस्लामी पे लगी, नेशनल अवामी पार्टी पे लगी, उनके नामा अमाल में इस तरह की कोई कारस्तानी नहीं है, लेकिन लगी। तो हम ये सवाल तय करना चाहते हैं, आप PTI को भूल जाएं। हम ये कहते हैं कि एक जमात, उसका नाम PMLN हो सकता है, पीपल्स पार्टी हो सकता है, जमीयत उलमा इस्लाम हो सकता है, PTI हो सकता है। अगर वो जमात ये सब कुछ करती है जो इस मुल्क के साथ हुआ, जो इस रियासत के साथ हुआ, जो हमारे इदारों के साथ हुआ और जो हो रहा है मुसलसल, क्या वो जमात ये सब कुछ करने के बावजूद एक सियासी जमहूरी जमात है और 9 मई को भी हम एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के खाते में डालें या नहीं? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं आने वाले दिनों के लिए। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि PTI को मादूम कर देंगे जो आप कह रहे हैं या उसके नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन हम ये तय कर देना चाहते हैं आने वाली नस्लों के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या दायरा कार अगर 17A या 17 तय कर देता है, 17B तय कर देता है, तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? वो आंखें बंद करे बैठी रहे सोच। अब दूसरी बात यह है कि हमने पाबंदी नहीं लगानी, हमने एक रेफरेंस तैयार करना है जी कि एक जमात है जो ये काम कर रही है और सरियन 17A की और 17 की खिलाफ वर्जी कर रही है। आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट के आली मर्तबा जज साहिबान बताएं कि क्या ये सब कुछ करने वाली एक जमहूरी पॉलिटिकल तंजीम है या नहीं है? अगर वो कहते हैं है तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर उसी दायरे पे और भी बहुत सी तंजीमों को परखें जिनको आपने पाबंद किया हुआ है और उनको भी ले आए इंतखाबात के अखाड़े में। मतलब जो हालात वाक़यात हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ गया ऐसा कि जी अदालत कहती है कि बिल्कुल एक सियासी जमात है, अभी 13 में से 11 जजेस ने उन्हें सियासी जमात करार दिया, मगर ज़ाहिर क्राइटेरिया उनके सामने वो नहीं था जो आप बयान कर रहे हैं। आप ये क्राइटेरिया भी रख दें, आ गया तो तारीख़ में सुबह की जजिस की होगी या नून लीग की होगी कि उन्होंने अपनी हुकूमत होते हुए ये किया था, एक जमात के लिए इस तरीके से मूव किया था आपके हाथ? नून लीग की हरगिज़ नहीं होगी। नून लीग अपना एक आइनी, कानूनी, दस्तूरी फरीज़ा पूरा करेगी और तारीख़ में अब उसकी गवाही मौजूद रहेगी। वो जज
जो ये कहेंगे जी कि ये सब कुछ करने वाले 17A और 17B के दायरा कार के अंदर आते हैं, वो जवाबदेह होंगे तारीख को। इसलिए कि अगर यही एक कसौटी तय कर दी जाती है तो बेशुमार कलदम जमाते जो दहशतगर्दी में मुलव्वस, वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने GHQ के अंदर बैठ के हमला किया था, यरगमाल बनाया था अफसरों को, और आज तक वो भुगत रहे हैं और उनको हमने बैन भी किया हुआ है, वो कलदम भी हो गए। उनको उनके सब की जंजीरें खोल दें, फिर वो जज जो हैं उसके ज़िम्मेदार होंगे कि इस पाकिस्तान के साथ होना क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये चलन आम हो जाता है कि इसको हम एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के खाते में ले लेते हैं, जो कुछ हुआ, तो फिर मेरा ख्याल नहीं है कि सियासी जमातों के अंदर कोई सेंटिटी रह जाएगी, कोई जमहूरियत। और आपको कितना एतमाद है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आ जाएगी? जरदारी साहब से बात हुई है क्या? नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के आपस में हुई है? शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के आपस में हुई है? क्या इस वक्त तक मामला है? देखें, इसमें तो खानज़ादा साहब मुशावरत हो रही है और ये मामला जब ही आगे हम भेजेंगे, जब एक वसी तर हमारी मफाहमत हो जाएगी और हम एग्री कर देंगे जी कि हाँ ये सवाल जो है ये रखा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो तभी भेजा जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं इससे आगे की, अब अगर ये सवाल रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, PTI पे बैन होता है या नहीं होता है, ये सवाल तारीख़ की लॉ पे दर्ज हो गया है कि क्या इस तरह की जमातें सियासी जमातें होती हैं? क्या किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर आपने अभी देखा है कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसके अंजाम क्या हुआ? किसी ने कुर्सी पे पाँव रखा तो 4 साल अंदर। तो वो कौमें जो जमहूरी हकूक़ के बारे में बड़ी हसास हैं, आज़ादी इज़हार राय के बारे में बड़ी हसास हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बारे में बड़ी हसास हैं, वो ये अगर कर गुज़रती हैं तो ये सवाल अब एक खड़ा हो गया है। ये सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो गया कि वज़ीर इत्तलाआत ने एक बयान दे दिया, तो ये सवाल पहले से मौजूद था, इसको ज़ुबान मिली है, इसको अल्फाज मिले हैं। अब इस सवाल को हम रेफरेंस भेजें ना भेजें, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे ना करे, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और इसका जवाब देना होगा उस जमात को जिसने सब कुछ किया और साबित करना होगा कि सब कुछ करने के बावजूद हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 2018 में जब इस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ा रही थी, जिसके तहत उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पर कदगनें लगाई जा रही थी, उस वक्त नून लीग को लोअर कोर्ट से सजाएं सुनाई जा रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह से नून लीग को रिलीफ मिल रहा था। दीगर हाई कोर्ट से भी उस तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अक्टूबर 2018 में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस केस में सज़ा मुअत्तल की। तो साथ ही इस फैसले के मेरिट्स पर भी सवालात उठाए कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जुर्म और सज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे और उनकी ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा को सख्त नागवार गुजरी थी। ये वो केस था जिस पर एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी थी और जिस पर जस्टिस साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया था। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका के कवानीन को मज़ीद सख्त किया गया, जिसके तहत एक आम शहरी को भी हुकूमत या इदारों के खिलाफ फेसबुक या एक्स पर कुछ लिखने के अलावा एक व्हाट्सएप मैसेज करने की बुनियाद पर भी बगैर वारंट के 6 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उस नई तरमीम को कलदम करार दिया तो जस्टिस अतर मिनल्लाह और उनके अहले खाना के खिलाफ तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया। वुज़रा उन पर तनकीद करते रहे, लेकिन फिर वक्त बदला, इमरान खान इक़्तिदार से बाहर और नून लीग इक़्तिदार में आ गई और जस्टिस अतर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन बदकिस्मती से हालात वही रहे। वो जस्टिस अतर मिनल्लाह जिन पर PTI के ट्रोल्स नून लीग के हक में फैसला देने पर मनफी प्रोपेगेंडा करते थे, फिर उन पर नून लीग के ट्रोल्स PTI के हक में रिमार्क्स देने पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जब मखसूस नशिस्तों के केस में एक इजाफी नोट लिखा जिसमें इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करते हुए एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखा है, तो इस नोट के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर तनकीद और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और कल न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जो लोग 2022 तक मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे वो अचानक तब्दील हो गए हैं और आज वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फायदा उठाया। Only recently I wrote a note. The personal data of my 2 sons was put on the social media and obtained from a government organization. My wife, who has nothing to do with politics, and they had made up a documentary. Yes, those are challenges, but that is a test of a judge. That is a test of a judge's independence.
But the wonderful thing is that those who used to propagate against me till 2022, things all of a sudden changed. They came on this side of the rostrum and the other side was then on this side. Today there is a different propaganda from those who benefited from Islamabad High Court when no other High Court was giving relief. But that again is a test of a judge. That determines the people's confidence in a judge or a court. And a judge must not be afraid of criticism. जबकि इसी खिताब में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के दिन रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलने का भी जवाब देते हुए कहा कि काश अदालतें 1977 और 1999 में मार्शल लॉ लगने से पहले भी खुली होती। ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected prime minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the constitution or not. प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा अमेरिका में सदर बाइडेन की तरफ से सदारती दौड़ से बाहर होने, कमला हैरिस के आगे आने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं, क्या उनकी कैंपेन घबरा रही है, क्या हो रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका में इंतखाबात करीब हैं। 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इस दफ़ा अमरीकी इंतखाबात इंतहाई गैर मामूली नोयत के साबित हो रहे हैं। माजी के मुकाबले में हालिया सदारती इंतखाबात में एक से बढ़कर एक गैर मामूली चीज़ देखने को मिल रही है। एक तरफ रिपब्लिकन्स हैं जिनके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन पर 4 मुकदमात चल रहे हैं और मई में वो हश मनी ट्रायल केस में एक एडल्ट फिल्म स्टार को पैसे देकर छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के मुर्तकिब करार पाए और सज़ा याफ्ता डिक्लेयर हो गए। मगर अमरीकी कानून के मुताबिक वो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इंतखाब लड़ सकते हैं। इसी तरह रवा माह ट्रंप एक इंतखाबी रैली में कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे और अब ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और दूसरी जानिब गैर मामूली पेशरफ्त में डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार और मौजूदा अमरीकी सदर बाइडन इंतखाबी दौड़ से पार्टी रहनुमाओं के इसरार और दरख्वास्तों के बाद बिलाखिर दस्तबरदार हो गए हैं। जबकि सदारती दौड़ से दस्तबरदारी के बाद सदर बाइडन ने नायब सदर कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तायद करते हुए उन्हें नामजद कर दिया है। बाइडन की दस्तबरदारी के बाद कैमला हैरिस ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उन्हें पार्टी की तरफ से नामजदगी हासिल करने के लिए दरकार मतलूबा डेमोक्रेट डेलीगेट्स की हिमायत भी हासिल हो गई है। इसी तरह बाइडन की दस्तबरदारी से पहले होने वाले अक्सर पोल्स में ट्रंप को बढ़तरी हासिल थी और वो जीतने की पोजीशन में दिखाई दे रहे थे। मगर अब बाइडन की दस्तबरदारी के बाद होने वाले पोल्स में कैमला हैरिस की ट्रंप पर बढ़तरी देखने में आ रही है। जबकि कैमला हैरिस ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। कल उन्होंने पहली बार इंतखाबी रैली से खिताब किया है जिसमें उन्होंने सदारती इंतखाब जीतने का दावा करते हुए ट्रंप पर एक बार फिर शदीद तनकीद की है। जबकि इतवार को सदर बाइडन की जानिब से सदारती इंतखाब में उनके नाम की तायद के बाद पीर को अपने इंतखाबी मुहिम के हेडक्वार्टर में शुरा से खिताब करते हुए कैमला हैरिस ने ट्रंप को दरिंदा और फ्रॉड करार देते हुए कहा था कि उन्होंने बतौर प्रोसिक्यूटर दरिंदों, फ्रॉडियों और धोखेबाजों को सज़ा दिलवाई है। इसलिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों का अच्छी तरह से पता है। उनकी तकरीर के दौरान शुरा काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए और मुसलसल नारेबाजी करते रहे। It is my great honor to have Joe's endorsement in this race. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. You know, as many of you know, before I was elected as Vice President, before I was elected as United States Senator, I was the elected Attorney General, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say,
I know Donald Trump's type. And in this campaign, I will proudly put my record against his. As a young prosecutor, when I was in the Alameda County District Attorney's Office in California, I specialized in cases involving sexual abuse. Donald Trump was found liable by a jury for committing sexual abuse. जबकि इसके जवाब में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि झूठी कैमला हर उस चीज़ को तबाह कर देती है जिसे वो छूती है। जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद डेमोक्रेट्स के कैंप में नया जोश देखने को मिल रहा है और कैमला हैरिस को बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद ट्रंप पर नए पोल्स में भी बढ़तरी हासिल हो गई है। आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के पीर और मंगल को होने वाले सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस को बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद ट्रंप पर 2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सर्वे में पहले ट्रंप को सदर बाइडेन पर 2 पॉइंट की बढ़तरी हासिल थी। हालिया सर्वे में कैमला हैरिस को 44% जबकि ट्रंप को 42% लोगों की हिमायत हासिल है। सिर्फ यही नहीं, कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के अराकीन के मुताबिक उन्होंने सदारती उम्मीदवार के तौर पर मुमकिन नामजदगी के सिर्फ एक दिन में ही $81 मिलियन का इंतखाबी चंदा भी इकट्ठा कर लिया, जो अमरीकी सदारती इंतखाबात की तारीख में किसी भी उम्मीदवार की जानिब से एक दिन में इकट्ठे किए गए सबसे ज़्यादा पैसे हैं। और इससे पता चलता है कि उनका नाम सामने आने से डेमोक्रेट्स के वोटर्स और डोनर्स का जोश भी बढ़ गया है। इंतखाबी मुहिम के मुताबिक तकरीबन 8,80,000 निचली सतह के पार्टी हामियों ने चंदा दिया है, जिनमें से 60% ने रवां साल पहली बार चंदा दिया है। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक इतवार को बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद से कैमला हैरिस की इंतखाबी टीम ने अब तक $100 मिलियन से जायद का चंदा इकट्ठा किया है। इसी तरह दस्तबरदारी के बाद बाइडेन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इकट्ठे किए गए तमाम फंड्स भी कैमला हैरिस को मुंतकिल कर दिए थे। दूसरी जानिब खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप उम्र रसीदा बाइडेन की निस्बत कैमला हैरिस के खिलाफ इंतखाबात लड़ने पर नाखुश हैं। इसलिए उन्होंने बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद 2 दफ़ा कहा है कि अगला सदारती मुबाहिसा ABC न्यूज़ से फॉक्स न्यूज़ को मुंतकिल किया जाए और फॉक्स न्यूज़ को ट्रंप का बड़ा हामी समझा जाता है। जबकि CNN के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार की अचानक तब्दीली से ट्रंप को धचका लगा है और अब ट्रंप की इंतखाबी टीम कैमला हैरिस के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि पहले उनकी सारी तवज्जो बाइडेन की खराब सेहत और उम्र पर थी और अब ट्रंप की टीम की कोशिश होगी कि बाइडेन की खराब सेहत की बात छुपाने पर कैमला हैरिस को भी मुलविस करके उनके खिलाफ बयानियां बनाया जाए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने कैमला हैरिस के खिलाफ अमरीकी इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि कैमला हैरिस कानूनी तौर पर बाइडेन के इकट्ठे किए गए इंतखाबी फंड्स को नहीं ले सकती हैं। कैमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली गैर सफ़ेद फार्म खातून सदारती उम्मीदवार होंगी और इसी तरह अगर वो हालिया इंतखाबात में कामयाब हो जाती हैं तो वो अमरीकी तारीख में पहली खातून सदर होंगी और इसी तरह वो 200 साल से भी तवील अमरीकी इंतखाबी तारीख की 5वीं ऐसी सदर होंगी जो नायब सदर होते हुए सदारती इंतखाब जीतेंगी, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ 4 सिटिंग नायब सदूर सदारती इंतखाबात जीत सके हैं। 59 साल कैमला हैरिस के वालिदैन दोनों इमिग्रेंट हैं। उनके वालिद का ताल्लुक जमैका और वालदा का ताल्लुक भारत से है। 20 अक्टूबर 1964 को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा होने वाली कैमला हैरिस पेशे के लिहाज से वकील हैं। उन्होंने अपने करियर का ज़्यादा हिस्सा बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुजारा है। इसी तरह वो अमेरिका की तारीख में पहली खातून नायब सदर बनने से पहले सेनेटर भी रह चुकी हैं और इससे पहले वो रियासत कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज़।